बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसकी बोर्ड में कुछ इस तरह स्टेटमेंट आ सकती है कि व्हाट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। वैसे यहाँ तक ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसका ये वाला जो पार्ट है, इसमें ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब इतना क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन अगर कंप्लीट आ जाएगा तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट ये है कि ड्राइव फार्मूला फॉर द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला ड्राइव, रेजिस्टेंस के लिए भी फार्मूला ड्राइव करें, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का भी फार्मूला ड्राइव करना है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का भी फार्मूला ड्राइव करना है ऑफ ए सब्सटेंस। ये क्वेश्चन है उसका। शुरू करते हैं यहाँ से इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस के ऊपर। देखिए, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, किसी भी मटेरियल का जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, यानी जो भी मटेरियल्स हैं, जब बच्चों हम उनका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर के चेंज करने से उनकी रेजिस्टेंस में चेंज आएगी। अब रेजिस्टेंस में जो चेंज है वो इंक्रीज़ के सेंस में है या वो डिक्रीज़ के सेंस में है, ये इस बात का आंसर डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा। तो ये बात कंफर्म है कि अगर हम किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस में जो चेंज आ रही है वो इंक्रीज़ हो रही है रेजिस्टेंस या डिक्रीज़ हो रही है, ये डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल कौन सा है। यानी मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है कि रेजिस्टेंस ने इंक्रीज़ होना है या रेजिस्टेंस ने डिक्रीज़ होना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए देखें, तो अगर हम बच्चों मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करें ना, मेटेलिक कंडक्टर्स में हमारे पास कौन से आ जाते हैं? कॉपर है, आपका सिल्वर है, उसके अलावा हम गोल्ड लिख सकते हैं, AU सिंबल गोल्ड की है, एल्युमिनियम है एंड एक्सेट्रा। देयर आर सो मैनी मेटेलिक कंडक्टर्स। जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनके बारे में याद रखना है, उनके लिए जो उनका टेम्परेचर होगा और रेजिस्टेंस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। मतलब इन मेटेलिक कंडक्टर्स की जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस इनकी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। और डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होगा कि इनका ग्राफ कौन सी लाइन होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। बुक में उसने एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो डायरेक्ट रिलेशन है, ये डायरेक्ट रिलेशन होल्ड करेगा फॉर नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिलेशन नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए तो होल्ड करता है, लेकिन अगर टेम्परेचर एक लेवल से इंक्रीज़ कर दे, यानी अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, तो फिर ये वाला डायरेक्ट रिलेशन जो है, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये लीनियर डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है इसका मतलब है फिर होल्ड नहीं करेगा। तो अब जनरली जब भी आपका कोई क्वेश्चन आएगा वो मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करेगा, जिस तरह कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम है, हम यही कहेंगे इनमें टेम्परेचर को और रेजिस्टेंस का आपस में लीनियर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लीनियर डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे तो उससे उनकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन ये जो बुक में लाइन लिखी है कि ये वाला रिलेशनशिप होल्ड करेगा फॉर नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब ये हुआ कि एट वेरी हाई टेम्परेचर ये वाला रिलेशनशिप होल्ड नहीं करेगा। मैं आपको एक ग्राफ बनाकर समझाता हूँ इस बात को। हम ग्राफ बनाते हैं कॉपर का, और कॉपर का ग्राफ बना लेते हैं। इस एक्सेस के नाम कॉपर की हम रेजिस्टिविटी ले लेते हैं, इस एक्सेस के नाम हम टेम्परेचर ले रहे हैं। एक एक्सेस रेजिस्टिविटी का है और एक एक्सेस हम लोग जो है वो टेम्परेचर का एक्सेस ले रहे हैं। अब जब हम कॉपर का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो शुरू में तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही जाता है, यानी शुरू में ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन जब टेम्परेचर ऑलमोस्ट 200 सेंटीग्रेड से एक्सीड करता है ना, यानी जब टेम्परेचर जो है वो 200 सेंटीग्रेड से एक्सीड करता है, तो इसका जो ग्राफ है वो स्लाइट अपवर्ड बेंड होना शुरू हो जाता है। स्लाइट अपवर्ड बेंड होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का यहाँ तक तो डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन इस पॉइंट के बाद दोनों का रिलेशन तो डायरेक्ट ही रहेगा। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी ज़रूर इंक्रीज़ होगी, लेकिन अब लीनियर डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहा।
लीनियर डायरेक्ट रिलेशन रहने का मतलब क्या है कि अब आप इस टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर में थोड़ी सी भी चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी में मच मोर क्या आएगी, चेंज आएगी। तो ये मैंने वैसे एग्जांपल आपको दे दी है और ये वाला ग्राफ मैंने कॉपर के लिए प्लॉट किया है। तो ये जो हम कहते हैं ना कि टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो अंडरस्टूड सी बात है कि टेम्परेचर का और रेजिस्टिविटी का भी तो कौन सा होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप ही होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होल्ड करता है नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए। अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए तो ये वाला जो रिलेशन है ये कुछ इस फॉर्म में हो जाता है कि फिर टेम्परेचर में स्लाइट चेंज से रेजिस्टिविटी में मच मोर क्या आती है, चेंज आती है। अच्छा, टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अब बच्चों आप लोगों ने कल पढ़ा था रेजिस्टेंस का और कंडक्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। ये बात सारों को याद होगी, मैं इधर साइड पे लिख भी देता हूँ कि रेजिस्टेंस का और कंडक्टेंस का, जी किसकी सिंबल है, कंडक्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट है तो टेम्परेचर का कंडक्टेंस के साथ लिखना है तो आर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दो तो 1/g नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर का कंडक्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। इसी तरह आप लोगों ने पढ़ा था जो कंडक्टिविटी होती है उसका रेजिस्टिविटी के साथ कौन सा इन्वर्स रिलेशन है, या रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बना लो, रेजिस्टिविटी का जो होगा वो कंडक्टिविटी के साथ कौन सा इन्वर्स रिलेशन है। सिग्मा जो सिंबल है वो कंडक्टिविटी की है। तो टेम्परेचर, ये बातें सारी किसके लिए हो रही हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए। तो मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर का और रेजिस्टिविटी का अगर आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो टेम्परेचर का कंडक्टिविटी के साथ क्या होगा, इस रेजिस्टिविटी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करो ना तो टेम्परेचर का 1/, क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो आपकी बुक में बच्चों इस टॉपिक में बस इतना लिखा हुआ है कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें टेम्परेचर के इंक्रीज़ हो जाने से उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है एंड दिस रिलेशनशिप होल्ड फॉर नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर। बोर्ड में आप चाहें तो इतनी बात लिख दीजिएगा, लेकिन क्योंकि आपके एमसीक्यू वगैरह भी आते हैं इसलिए मैंने रिलेशन थोड़े ज़्यादा लिख दिए हैं। तब आपको आइडिया होगा कि मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का तो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन उन्हीं मेटेलिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टेंस है और जो कंडक्टिविटी है उसका टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अब अगर आपके एमसीक्यू आ जाता है ना कि अगर हम किसी मेटेलिक कंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, अगर हम किसी मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो बताएं उसकी रेजिस्टिविटी या उसकी कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से कंडक्टिविटी मेटेलिक कंडक्टर की डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से जो मेटेलिक कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो बस ये थोड़ा सा आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि जब एमसीक्यू आए मेटेलिक कंडक्टर का तो ध्यान से देख लें कि रेजिस्टेंस की बात हो रही है, रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, कंडक्टेंस की बात हो रही है या कंडक्टिविटी की बात हो रही है। अब रहेगी बात कि इसके पीछे स्टोरी क्या है, बिहाइंड स्टोरी क्या है, कि हमें कैसे पता चला है कि टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैं इसको दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, वैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में इस पर बहुत डिटेल से बात की थी। इसके लिए मैं एक डायग्राम छोटी सी बनाता हूँ। ये बच्चों बोर्ड पर मैंने एक मेटेलिक कंडक्टर बना दी है और ये जो मैं रेड कलर के डॉट से लगा रहा हूँ ये यूँ समझने कि इसके एटम्स हैं, इसके एटम्स हैं। और जैसे हम इस कंडक्टर के साथ बैटरी लगाएंगे, एक साइड हाई पोटेंशियल जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, जो नेगेटिव के साथ है लो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे होंगे। यहाँ पर यूँ समझें कि डॉट, ब्लैक डॉट फ्री इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है और ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं। देखिए अगर ये एटम रेस्ट की स्टेट में हो, यानी अगर एटम वाइब्रेट ना कर रहे हों, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेंगे, मैंने समझाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बनाया हुआ है, अदरवाइज तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन पता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, जब वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे होंगे, अगर ये एटम रेस्ट में होंगे तो आपका क्या ख्याल है, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को लेस अपोज करेंगे, मोर अपोज, लेस अपोज करेंगे, क्योंकि अभी ये रेस्ट में है। लेकिन अगर हम इसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, यही मटेरियल है, अगर मैं इस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूं, तो जैसे बच्चों मैं इस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करूंगा तो इस मटेरियल के जो एटम्स होंगे उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया, यानी वो जो एटम या मॉलिक्यूल्स हैं वो अब अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करने लग गए। तो जब आप लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, उसके एटम या मॉलिक्यूल अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करने लग गए।
क्यों वाइब्रेट कर रहे हैं कि आप लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, उनको एनर्जी मिली है और वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। अब जब ये वाइब्रेटिंग मालिक्यूल जो होंगे, आपको क्या लगता है इनकमिंग फ्री इलेक्ट्रॉन को जिन्होंने अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना है, लेस अपोज करेंगे मोर अपोज, डेफिनेटली मोर अपोज करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन और एटम के कोलिजन के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से वाइब्रेटिंग एटम जो होंगे वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को पहले से ज़्यादा अपोज करेंगे। अगर वाइब्रेटिंग एटम्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को पहले से ज़्यादा अपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा कि जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं उतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर आपका कभी बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए ना कि वाई रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि मेटेलिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से क्यों इंक्रीज़ होती है। तो आप यही बात उसको बताएंगे कि अगर हम किसी मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो उसके जो एटम या मालिक्यूल्स होंगे वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करने लग जाएंगे। और जब इनिशियली इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास कर रहे थे, जब वो एटम या मालिक्यूल रेस्ट की स्टेट में थे तो इलेक्ट्रॉन और एटम के कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम थे। लेकिन जब एटम या मालिक्यूल वाइब्रेट करने लग गए हैं तो वाइब्रेटिंग एटम या मालिक्यूल जो होंगे जिनका हाई टेम्परेचर की वजह से वाइब्रेट कर रहे हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को पहले से ज़्यादा अपोज कर रहे हैं। इस मोर अपोजिशन का मतलब है रेजिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से मेटेलिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी। अब बच्चों मेटेलिक कंडक्टर्स के बाद हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। नेक्स्ट उसने लिखा हुआ है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता है ना ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनमें से करंट क्या करता है, फ्लो करता है, या ऐसे फ्लूइड्स कह लें जिनमें से करंट फ्लो करता है, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। या इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर में उसने लिखा भी है जिस तरह ग्लास है, माइका है या मीका जो भी आप इसे कहते हैं, रबर वगैरह जो हैं ये इंसुलेटर्स हैं। या जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, और फेमस सेमी कंडक्टर हमारे पास दो ही हैं, उनमें से एक जर्मीनियम है और एक कौन सा है, सिलिकॉन है। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में, इंसुलेटर में या सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का क्या लिंक होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है इलेक्ट्रोलाइट हो, इंसुलेटर की बात करें या सेमी कंडक्टर्स की बात करें तो इनमें टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये जो मटेरियल सारे मैंने लिखे हुए हैं इनमें टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा। इन अदर वर्ड्स इनका अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। वैसे हमारी जो बुक है सेकेंड ईयर की, इसमें दो मेन मटेरियल की डिस्कशन है, एक मेटेलिक कंडक्टर्स की डिस्कशन है और एक सेमी कंडक्टर की डिस्कशन है। हम फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और इंसुलेटर को एज सच डिस्कस नहीं करते। तो आप लोगों ने जो फोकस है वो किस पे, सेमी कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर पे ही करना है। तो खैर अभी फॉर एमसीक्यू के लिए तो हमें आइडिया हो चुका है कि इन सारे मटेरियल में टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसी तरह हमें पता है कि रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का भी तो आपस में डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो अगर हम इन्हीं मटेरियल की रेजिस्टिविटी का रिलेशन लिखना चाहें तो इन मटेरियल की रेजिस्टिविटी का भी टेम्परेचर के साथ फिर कौन सा बनेगा, इन्वर्स ही होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस का रिलेशन होगा वही रेजिस्टिविटी का भी होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का आपस में जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। इस तरह बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिपीट किया था कि रेजिस्टेंस का जो है वो कंडक्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर इन मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर का और कंडक्टेंस का रिलेशन लिखना चाहें, इस R की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/g लिखेंगे। जब इधर 1/g लिखेंगे तो g डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मटेरियल्स हैं जिनमें मेनली हम बात सेमी कंडक्टर्स की कर रहे हैं उसमें टेम्परेचर का और कंडक्टेंस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। इस तरह बच्चों आपको याद होगा रेजिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो जब यहाँ पर 1/, कंडक्टिविटी लिखेंगे तो कंडक्टिविटी ऊपर चले जाएगी और टेम्परेचर का और कंडक्टिविटी का भी आपस में कौन सा बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन ही बनेगा।
बस ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी याद रखनी है कि अगर हम इन मटेरियल्स की बात करें, इंसुलेटर्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की या सेमीकंडक्टर्स की, तो इनका टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन होगा। अगर आपको एक रिलेशनशिप याद हो तो बाकी रिलेशनशिप उसी तरह खुद से आप लिख सकते हैं। बस ये आप लोगों ने बातें याद रखनी है। अब बच्चों ये आपके माइंड में बात आनी चाहिए कि मेटेलिक कंडक्टर की तुम्हें बिल्कुल ठीक बात समझ आई है कि उसमें जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उसके एटम या मालिक्यूल जो होंगे उनकी अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो रही है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो कि अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं उनको वो पहले से ज़्यादा अपोज करेगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बिल्कुल फिजिकली बात समझ भी आती है कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा कोलिजन उतने ज़्यादा हो जाएंगे, रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हम अगर हम इनमें मेनली सेमीकंडक्टर वगैरह की बात करें तो इन मटेरियल में तो बात अपोजिट हो रही है। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस कम हो रही है। इस पर मैं अभी ज़्यादा डिटेल से बात तो नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा। बाकी आपने सेमीकंडक्टर के बारे में जब हम चैप्टर 17 पढ़ेंगे तो उस पर डिटेल से बात करेंगे। थोड़ी सी बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ही ना क्रिएट रहे, लेकिन इसकी डिटेल डिस्कशन जो है वो इंशाल्लाह चैप्टर 17 में करेंगे। इसको थोड़ा सा आप लोग ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, सेमीकंडक्टर्स में होता ये है, मैंने इस चैप्टर के शुरू में बताया था जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ना वो दो तरह के हैं। चार्ज कैरियर आपको बताया था वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं। एक इसमें चार्ज कैरियर होल होते हैं, होल आपको पता है इन पर इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और दूसरे इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं, एक होल्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन पर तो आप सबको याद ही है, इन पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। अब आप लोगों ने याद ये बात रखनी है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इन सेमीकंडक्टर्स का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सेमीकंडक्टर के बॉन्ड ब्रेक होंगे। और याद रखना है कि बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक होने से ना, अगर सिर्फ एक बॉन्ड भी ब्रेक हो तो कोई एक बॉन्ड ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन बनता है यानी प्रोड्यूस होता है और एक होल प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन और होल कैसे प्रोड्यूस होंगे ये इंशाल्लाह फिर बाद में देखेंगे जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। अभी बस अभी इसकी थोड़ी सी थीम को समझें कि इन मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे बॉन्ड ब्रेक होंगे। और मैंने बोला है कि अगर एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इवन, तो उस एक बॉन्ड के ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हो कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा उतने ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जितने ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस होंगे। यानी अगर आप लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया और उससे 10 बॉन्ड ब्रेक हुए तो कितने इलेक्ट्रॉन बने, 10 इलेक्ट्रॉन बने और 10 होल प्रोड्यूस हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूँ कि इन मटेरियल में टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से चार्ज कैरियर को मैं इनसे डिनोट कर देता हूँ। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से आपका क्या ख्याल है, चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल हैं, वो कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं? टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इसके चार्ज कैरियर भी क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा चार्ज कैरियर उतने ज़्यादा होंगे। आपको शायद याद होगा मैंने एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को हम दो तरह से समझते हैं। एक रेजिस्टेंस को हम इन टर्म्स ऑफ कोलिजन समझते हैं, और जहाँ पर कोलिजन से रेजिस्टेंस ना समझ आ रही हो वहाँ पर हम रेजिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ करंट बात करते हैं। तो इस टॉपिक में हम रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ करंट। तो करंट की फॉर्म में अगर हम इस पर बात करें तो देखिए I इज़ इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। I अगर Q/T होता है तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, NE/T भी लिख सकते हैं। N यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैं, E चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, और T क्या चीज़ है, टाइम। अब आप ज़रा खुद सोचो, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे किसी सेमीकंडक्टर में, आप लोगों ने उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स लगाई हुई है, वोल्टेज सोर्स को आप नहीं चेंज कर रहे, आप उस सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो उसमें चार्ज कैरियर इंक्रीज़ करेंगे। अगर उसके चार्ज कैरियर इंक्रीज़ करेंगे तो उसमें से करंट क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो सेमीकंडक्टर में अब जो करंट इंक्रीज़ कर रहा है वो वोल्टेज की वजह से नहीं हो रहा कि आप बड़ी बैटरी लगा रहे हैं, बल्कि आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर बॉन्ड ब्रेक होने से चार्ज कैरियर ज़्यादा हो रहे हैं।
तो उन चार्ज कैरियर n जो है उसके ज़्यादा होने से करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और हमें पता है कि करंट जो है और रेजिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर इस केस में करंट इंक्रीज़ हो रहा है तो करंट के इंक्रीज़ होने से जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ये तो एक जनरल सा रिलेशन आपको याद भी है कि I का और R का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो अगेन बच्चे बात रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर आप लोगों ने इंक्रीज़ किया, चार्ज कैरियर ज़्यादा हो गए। क्यों ज़्यादा हुए, बाउंड ब्रेक होने से। चार्ज कैरियर के ज़्यादा होने से करंट ज़्यादा हो गया, और करंट जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। अब मुझे बताओ इस मटेरियल की रेजिस्टेंस कम हो रही है, ये बात कहाँ से शुरू हुई थी, जब टेम्परेचर क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से फाइनली रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ जिन मटेरियल की अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिनमें मेनली हम बात सेमीकंडक्टर्स पे कर रहे हैं, उनमें टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। असल में यहाँ पर रेजिस्टेंस जो कम हो रही है ना, वो इस सेंस में कम हो रही है कि इसके अंदर चार्ज कैरियर ज़्यादा हो रहे हैं। मेटल में क्या होता था, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ भी करते हैं तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे उतने ही रहते हैं, न्यू फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होते, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं उनके बॉन्ड ब्रेक नहीं होते। उसमें ये नहीं होता कि बॉन्ड ब्रेक होने से फर्दर फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाए, तो उसमें फर्दर फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं होते, जितने हैं उतने ही रहते हैं और उनको पोजीशन ऑफर हो रही होती है। इसमें क्या होता है, इसमें शुरू में चार्ज कैरियर कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है चार्ज कैरियर ज़्यादा होने से सर्किट में करंट पहले कम था, टेम्परेचर ज़्यादा होने से करंट ज़्यादा हो गया, और करंट ज़्यादा का मतलब हम फिर उसमें रेजिस्टेंस कम लेते हैं। तो रेजिस्टेंस कम हो रही है तो टेम्परेचर ज़्यादा से बात शुरू हुई थी। इन दो इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करोगे तो टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा। तो उम्मीद है आपको कुछ ही कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन क्यों होता है। तो बोर्ड में अगर आप लिखना चाहें तो अब ये आंसर कंप्लीट अपना लिख सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस पे पहले भी बताया था डिटेल डिस्कशन हम सेमीकंडक्टर के टॉपिक में ही जाकर करेंगे। अब बच्चों हम इसी क्वेश्चन के बी पार्ट की बात करते हैं, जो कि कुछ यूँ था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिस्कस करें। तो मैंने ये लिखा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ज़ाहिर अभी हम लोगों ने टॉपिक शुरू नहीं किया तो हमें डेफिनेशन का आइडिया तो नहीं होगा, इसलिए मैं तो आपको डेफिनेशन एंड पे समझाऊंगा, लेकिन अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं कैलकुलेशन से। लेकिन बोर्ड में जब आएगा तो ज़ाहिर है पहले डेफिनेशन लिखते हैं और बाद में हम कैलकुलेशन लिखेंगे। कैलकुलेशन में आप लोगों ने सपोज करना है कि आपका से कंडक्टर है, ये सपोज कर लेते हैं कंडक्टर है, और लेट कर लेते हैं कि इट्स रेजिस्टेंस, लेट कर लेते हैं आर नॉट जो है ना, इट्स रेजिस्टेंस है एट 0 सेंटीग्रेड। तो आर नॉट इसकी रेजिस्टेंस है एट 0 सेंटीग्रेड, एंड आर टी अज्यूम कर लेते हैं इट्स रेजिस्टेंस एट टी सेंटीग्रेड। टी कोई टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये वो बात कर रहा है कि आपका आर नॉट जो है वो रेजिस्टेंस एट 0 सेंटीग्रेड है, और आर टी जो है ना वो लिखा हुआ है रेजिस्टेंस एट टी सेंटीग्रेड। किसी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो टी है। एक और बात याद रखनी, जो 0 सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस एट 0 सेंटीग्रेड जो होगी उसका हम एक और नेम भी देते हैं, उसका हम ओरिजिनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यानी 0 सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस होगी वो उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगी। और ओरिजिनल रेजिस्टेंस बेसिकली किस वजह से होती है, उस मटेरियल की नेचर की वजह से। मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर थे, एरिया, लेंथ, नेचर एंड टेम्परेचर। तो इस टॉपिक में हम नेचर और टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। तो पहला फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस अब हम डिस्कस करेंगे वो आपका होगी नेचर ऑफ मटेरियल, यानी रेजिस्टेंस का जो ताल्लुक है या रेजिस्टेंस में चेंज का जो लिंक है वो नेचर ऑफ टेम्परेचर के साथ भी होगा। अब अगर हम इसमें से एक और इक्वेशन बना लें, अगर मैं आर टी माइनस आर नॉट लिख दूँ, आर टी माइनस आर नॉट देखें तो आप लोगों के पास ये जो बन जाएगा, इसको हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर है, सॉरी चेंज इन रेजिस्टेंस है। और आपकी बुक में इसको चेंज इन रेजिस्टेंस के बजाय उसने इंक्रीज इन रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। देखिए हम असल में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर आप मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए सपोज करें पढ़ रहे हैं, तो हमें ये तो नहीं पता कि जो टी है वो 0 सेंटीग्रेड से ज़्यादा है या टी टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड से कम है।
तो अगर हम मेटेलिक कंडक्टर के लिए पढ़ रहे होते हैं तो अगर हमें कंफर्म होता है कि T ग्रेटर है 0 सेंटीग्रेड से, फिर तो ये इंक्रीज इन रेजिस्टेंस थी। लेकिन अगर T कम हो जाए 0 सेंटीग्रेड से तो फिर ये RT माइनस R0 क्या था, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस होनी थी ना। खैर उसने बुक में इसको चेंज इन रेजिस्टेंस लिखने की बजाय इंक्रीज इन रेजिस्टेंस लिखा हुआ है इस टॉपिक में, तो आप भी इसको इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ही लिख दीजिएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा चेंज इन रेजिस्टेंस पे लिख देता है तो वो बात भी रॉन्ग नहीं है, आपकी चॉइस है। बेहतर यह है कि आप दोनों लिख दें, पहले चेंज इन रेजिस्टेंस लिखें और आर करके क्या लिख दें, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस भी लिख दें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रही है RT माइनस R0, जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रही है इसका ताल्लुक नेचर के साथ होगा। नेचर मीन ओरिजिनल रेजिस्टेंस के साथ होगा कि जिस मटेरियल की R0 मैंने बोला ना, रेजिस्टेंस एट 0 सेंटीग्रेड ओरिजिनल रेजिस्टेंस होती है, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस का लिंक बेसिकली किसके साथ है, नेचर के साथ है। कि जिस मटेरियल की ओरिजिनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उस मटेरियल की रेजिस्टेंस में चेंज भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। या यूँ कहने कि जिस मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उस मटेरियल की रेजिस्टेंस में जो इंक्रीज़ होगी वो भी ज़्यादा आएगी। एक मटेरियल है नेचुरली इसकी रेजिस्टेंस ही बहुत कम है, तो फिर उसकी रेजिस्टेंस में चेंज भी उतनी क्या आएगी, कम आ रही होगी। दूसरा फैक्टर जिसके साथ हम इसका लिंक बनाएंगे वो है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आप लोगों ने याद रखना है, ये जो आपका रेजिस्टेंस में इंक्रीज़ आ रही है इसका राइज इन टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यानी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस का राइज इन टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि जितनी टेम्परेचर में ज़्यादा इंक्रीज़ आएगी उतनी रेजिस्टेंस में भी इंक्रीज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जितनी टेम्परेचर में इंक्रीज़ कम आएगी उतनी रेजिस्टेंस में चेंज भी कम होगी। इसमें जो T इसने लिखा हुआ है ना, हालांकि इस T की जगह पर इसको डेल्टा T लिखना चाहिए था। यानी ये जो है वो T जो है वो एक टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर में चेंज है कि जितनी टेम्परेचर में चेंज आप ज़्यादा करोगे उतनी रेजिस्टेंस में चेंज भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अगेन वही बात कि इसने इस टॉपिक में बुक में जस्ट T लिखा हुआ है और उसके साथ उसने वर्ड लिखा हुआ है राइज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर आप ज़्यादा राइज करोगे उतनी रेजिस्टेंस में इंक्रीज़ भी ज़्यादा होगी। वो तो होगी, ज़ाहिर है डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर जो T है वो असल में T नहीं है, वो डेल्टा T है। और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे और इसका फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स के अंदर T नहीं पुट करेंगे, न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पर हम डेल्टा T ही लिखेंगे। क्योंकि बुक में उसने T लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने भी मजबूरन T ही लिख दी है। तो हमें आइडिया हो गया कि रेजिस्टेंस दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एक ओरिजिनल रेजिस्टेंस और एक टेम्परेचर। मटेरियल की ओरिजिनल रेजिस्टेंस ज़्यादा, मटेरियल की रेजिस्टेंस में चेंज भी ज़्यादा। मटेरियल की जो टेम्परेचर अगर आप राइज कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस में इंक्रीज़ भी उतनी ज़्यादा होगी। अब बच्चों आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन कर दें तो जो कॉमन चीज़ होती है इसको एक दफ़ा लिख दें, ये चीज़ कॉमन आ रही है इसको आप एक दफ़ा लिख देंगे कि RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू, और जो अनकॉमन होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, R0 इंटू T हो जाएगा। अब अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करें तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो इक्वल आता है, और इक्वल के साथ यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा है उसको अल्फ़ा कहते हैं, ये अल्फ़ा मैंने लिखा है, ठीक है। वैसे इन दोनों की सिंबल थोड़ी मैच करती है, डिफरेंट थोड़ी सी बनाइएगा, अल्फ़ा होगी और R0 इंटू T हो जाएगा। ये यहाँ पर जो अल्फ़ा आ रहा है ना, अल्फ़ा इस फार्मूले में आप लोगों ने याद रखना है कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कार्ल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैंने बच्चों लिखा है अल्फ़ा यहाँ पर कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं कार्ल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हम इसको नाम देंगे। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब हम अगर हम अल्फ़ा के फैक्टर्स की बात करें ना कि अल्फ़ा किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ये दो ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है जो ऊपर लिखे हुए हैं। एक आप लोगों ने देखा नेचर इसमें आ रही है और दूसरी क्या चीज़ है, टेम्परेचर है। तो उन्हीं दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा फैक्टर जिस पे वो ये डिपेंड कर रहा है वो आपके पास टेम्परेचर होगा। तो ये आपके पास दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, अल्फ़ा, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। अगर आपका MCQ आ जाए तो MCQ के लिए इम्पोर्टेंट बात है
कि अगर आपसे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के फैक्टर पूछे तो एक नेचर है और एक टेम्परेचर, इन दोनों पे ये डिपेंड करेगा। इस फार्मूला को उसने बुक में थोड़ा रीअरेंज भी किया हुआ है, इसको भी हम रीअरेंज करते हैं। उसने इस तरह किया हुआ है, आर नाट इस साइड पे माइनस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाकर आप प्लस कर दें तो ये इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, आर टी इज़ इक्वल टू आर नाट को अगर दूसरी तरफ ले जाए तो आर नाट प्लस अल्फ़ा आर नाट इंटू टी हो जाएगा। ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये प्लस हो गया। अब इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं आर टी इक्वल टू, इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, आर नाट कॉमन आ रहा है, इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी हो जाएगा। इस इक्वेशन को ऐसा मेजर यूज़ तो नहीं है सॉइल न्यूमेरिकल्स के ना। न्यूमेरिकल में अगर आपसे कहेगा ना किसी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस बताएं और वो टेम्परेचर टी होगा तो इस तरह हम इस फार्मूले से रेजिस्टेंस बता सकते हैं। और वैसे आपको पता है ये जो टी है ये कोई सिंगल टेम्परेचर नहीं है, बेसिकली ये चेंज इन टेम्परेचर है। और इस फार्मूले में जो कैपिटल टी लिखा हुआ है, जब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट किया करेंगे तो आप लोगों ने टेम्परेचर मस्ट बी टेकन इन केल्विन। वैसे इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि ये जो टी लिखा हुआ है, टी असल में क्या चीज़ है, डेल्टा टी है, डिफरेंस इन टेम्परेचर है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। और आपको पता है डिफरेंस इन टेम्परेचर जो होते हैं उसमें सेंटीग्रेड स्केल और केल्विन आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। वैसे सेंटीग्रेड स्केल और केल्विन आपस में इक्वल नहीं होती, लेकिन डिफरेंस इन टेम्परेचर जो होते हैं सेंटीग्रेड में जितना होता है उतने ही टेम्परेचर डिफरेंस किस में बनता है, केल्विन में भी बनता है, क्योंकि दोनों स्केल में डिवीजन्स क्या होती है, सेम होती है। सेंटीग्रेड स्केल पे भी 100 डिवीजन्स हैं और केल्विन स्केल पे भी 100 डिवीजन्स हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर आपसे वो ये कहेगा ना आपका टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 5 सेंटीग्रेड है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करो तो हम इसको लिखेंगे 5 केल्विन ही है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस कन्वर्ट नहीं होते। वैसे सेंटीग्रेड में टेम्परेचर हो तो उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, 273 ऐड और सब्ट्रैक्ट, आपको वो रूल याद है, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो तो जितने सेंटीग्रेड होता है उतना ही क्या रहेगा, केल्विन में रहेगा। तो इस फार्मूले में बात कर रहा हूँ कि ये बेसिकली सिंगल टी अगर होता तो इसको मस्ट बी टेकन इन किस में, केल्विन में। लेकिन क्योंकि टी लिखा हुआ है असल में क्या चीज़, डेल्टा टी है, तो आप इसको सेंटीग्रेड में लिख लें या इसको केल्विन में लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप इसकी यूनिट वगैरह बनाएंगे तो फिर सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर रहते हुए मैं आपको प्रेफर कर रहा था कि आपसे जब टी के बारे में पूछा जाए तो आप इसको फिर यूनिट की फॉर्म में केल्विन में ही लिखें, बजाय किसके, सेंटीग्रेड में आप इसको लिखें। तो आपको आइडिया हो गया है कि इसकी इक्वेशन आर टी इक्वल टू आर नाट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी बन जाएगी। अब अच्छा हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इसको डिफ़ाइन करने के लिए अब हम इक्वेशन नंबर 3 जो लिखी हुई है उस इक्वेशन 3 से अल्फ़ा को सेपरेट करेंगे और यहाँ से हम अल्फ़ा को सेपरेट करके ईजिली जो है इस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बच्चों मैं इक्वेशन 3 को रिकॉल कर रहा हूँ। इक्वेशन 3 से आप अल्फ़ा को सेपरेट करें, अगर हम अल्फ़ा को यहाँ से सेपरेट करें तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा आर टी माइनस आर नाट ओवर आर नाट इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से अल्फ़ा को सेपरेट कर लिया, आर टी माइनस आर नाट ओवर आर नाट इंटू टी हो जाएगा। बुक में जो इसकी डेफिनेशन लिखी है उसी की बात करते हैं। ये आपको पता है क्या चीज़ लिखी हुई है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है। हमारी बुक में उसने आर टी माइनस आर नाट को इंक्रीज इन रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ये पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस, आर नाट कौन सी ओरिजिनल रेजिस्टेंस है ना, तो हम इसको यूँ बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा क्या है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ओवर आ गया, ओवर को हम बोलेंगे पर, इंक्रीज रेजिस्टेंस पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस और पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। आप इसको ये भी कह सकते हैं पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, या इसको आप कह सकते हैं पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो इस टी को दोनों नाम क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ये टी असल में डेल्टा टी है और डेल्टा टी जो होता है वो जितना सेंटीग्रेड में राइज आता है उतने ही राइज केल्विन में भी आता है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस और पर डिग्री और पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब हम इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं। मैंने बच्चों इसकी डेफिनेशन लिखी, इंक्रीज रेजिस्टेंस पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इंक्रीज रेजिस्टेंस पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस और आगे वही बात पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। आप यहाँ पर डिग्री लिखें ये पर केल्विन लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन होगी बोर्ड में, हम डेफिनेशन पहले लिखेंगे और उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगी। अब जो हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की,
कि जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है इस केस से यूनिट क्या बनेगी, यानी यूनिट ऑफ अल्फ़ा लिखते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा की यूनिट बनाते हैं तो आप चीज़ नोट करें, RT माइनस R0, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी आपके पास, उसकी सिंबल ओमेगा होती है। इस तरह नीचे R0 लिखा हुआ है, उसकी यूनिट भी ओम बनेगी। और जो टेम्परेचर है, ये मैं आपसे कह रहा था, जब आप यहाँ पर पुट करें तो बेहतर है इसकी यूनिट क्या लिखें, केल्विन लिखें, क्योंकि हम यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में ही बताते हैं। तो ये ओम से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट 1/k बनेगी, और 1/k को हम क्या लिख सकते हैं, K इनवर्स। इसका मतलब ये होगा कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट K इनवर्स होगी। अब बच्चे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। इसकी टाइप्स आपका 2 बनती हैं। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 होंगी। एक वो होगी जिसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, और एक टाइप होगी जिसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, उसको वैसे PTC भी बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं जिसको हम NTC कहते हैं। NTC मीन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इसके अंदर आप रिलेशन समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स की, और उसी के साथ चले मैं कंपेयर कर देता हूँ सेमी कंडक्टर्स को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किन मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है और क्यों पॉजिटिव होता है, और किन मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है और क्यों नेगेटिव होता है। जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन होगा, मीन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टेंस ने भी इंक्रीज़ करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होंगे उनमें RT जो होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी दैन किससे, R0 से, क्योंकि हम कह रहे हैं मेटेलिक कंडक्टर में T और R का डायरेक्ट रिलेशन है। T कोई हायर टेम्परेचर है ना, ग्रेटर दैन 0 सेंटीग्रेड, तो अगर T कोई टेम्परेचर ग्रेटर दैन 0 सेंटीग्रेड हो तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने जो सिंबल RT यूज़ की थी वो मैं बोल रहा हूँ कि RT जो रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T ज़्यादा हो जाएगी दैन किससे, 0 सेंटीग्रेड से, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है। बहुत आसान बात। वैसे याद भी रखना है MCQ के लिए भी कि मेटेलिक कंडक्टर में RT बड़ा होता है R0 से अगर T टेम्परेचर ग्रेटर हो 0 सेंटीग्रेड से। तो अल्फ़ा का अगर हम फार्मूला लिखें तभी आप लोगों ने अल्फ़ा का फार्मूला पढ़ा था RT माइनस R0 ओवर R0 इंटू T। अब मुझे ये बताओ कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें RT बड़ा है R0 से। अगर RT बड़ा है R0 से तो RT तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव वाली वैल्यू से बड़ी है, तो इस इक्वेशन का आंसर फिर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। तो आप लोगों ने ये कहना है कि यूजिंग अबव रिजल्ट्स, तो अगर हम इस इक्वेशन में ऊपर वाले रिजल्ट्स यूज़ करें, यानी RT अगर बड़ा हो R0 से, तो यहाँ से जो अल्फ़ा आएगा उस अल्फ़ा का आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होगा। तो ये बात यहाँ पर कह रहा है कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। अब अगर आपके बच्चों बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज़ पॉजिटिव, कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्यों पॉजिटिव होता है, तो वो आप बहुत इजीली इस बात को लिख सकते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर के टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होने की रीज़न क्या है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे। इन मेटेलिक कंडक्टर्स T और R का डायरेक्ट रिलेशन, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती जाएगी। RT बड़ा है R0 से, फार्मूला लिखेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन को जब यहाँ यूज़ करेंगे, RT अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है नेगेटिव से तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का आंसर पॉजिटिव होगा। तो MCQ के लिए अब याद रखना कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है उस पर बात हो चुकी है। अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स की। मैंने थोड़ी देर पहले काफ़ी डिटेल से आपको समझाया है कि जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ा देने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। क्यों कम होती है वो भी हम बात कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेमी कंडक्टर में R0 ग्रेटर होगी फिर RT से। R बड़ा अच्छा MCQ ये बना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होगी, तो RT यानी हाई टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगी वो लेस होगी
देन किस से, 0 सेंटीग्रेड से। ठीक होगी बात। अब दोबारा अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने इसका फॉर्मूला लिखें, अल्फ़ा का RT माइनस R0 ओवर R0 इंटू टी हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम ऊपर वाले रिजल्ट्स यहाँ पर यूज़ करें, वही बात लिखेंगे, यूजिंग अबव रिजल्ट्स। अगर हम वो पुराने वाले रिजल्ट्स ही यहाँ पर यूज़ करें तो उन रिजल्ट्स में क्या हो रहा है, आपके पास रिजल्ट्स में ये हो रहा है कि आप लोगों के पास अब R0 बड़ा है RT से। R0 कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है किससे, पॉजिटिव वाली वैल्यू से। अगर नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी हो तो हमें पता है कि इस केस में इस अल्फ़ा का आंसर फिर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों ये बात प्रूव होगी कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उन सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो आप लोगों का नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब बच्चों हम इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जिसमें आप लोगों ने बात करनी है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की। इस टॉपिक में भी आप ऐसे ही करेंगे कि आप शुरू में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो मैं पहले कैलकुलेशन की थोड़ी बात कर लेता हूँ, डेफिनेशन हम बाद में लिख लेंगे। ये मैंने आपके लिए दोबारा इक्वेशन लिख दी है, अल्फ़ा की भी और RT की, जो आप लोगों ने पहले इक्वेशन बनाई थी। आप उन इक्वेशंस के नाम वही रखिएगा जो वहाँ पर लिखे हुए थे। मैंने वैसे इसको दोबारा से लिखा है तो मैंने इसको इक्वेशन A कह दी है, इसको इक्वेशन B कह दी है। अब जब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का टॉपिक आएगा तो आपको इसके फार्मूला को नए सिरे से ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ तो आप लोगों ने पढ़ रखी है ना, हमें ऑलरेडी आइडिया सेंस करके अब लिख देंगे कि रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। किसी मटेरियल की अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो आप लोगों ने रिप्लेसमेंट लगानी है, आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है R0 जो होगा ना उसको आप रिप्लेस करेंगे ρ0 से। R0 क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 सेंटीग्रेड, और ρ0 क्या है, रेजिस्टिविटी एट 0 सेंटीग्रेड। इसी तरह RT जो है वो रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T, और ρT यहाँ से जो बनेगा वो रेजिस्टिविटी होगी एट एनी टेम्परेचर T। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, RT रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, ρT रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T। इसको रिप्लेस कर दें, किस किस में रिप्लेस करें, इन इक्वेशन A एंड B, इन इक्वेशन A एंड B। अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो यही वाले फार्मूले जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के थे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के बन जाएंगे। रिप्लेसमेंट से करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन A को देखें, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, ρT माइनस ρ0। क्लियर होगी बात। इसको रिप्लेस किया ना, ρT माइनस ρ0 इंटू ρ0 इंटू T हो जाएगा। ठीक होगी बात। इसी तरह अब आप इक्वेशन B में रिप्लेसमेंट देखें तो ρT इज़ इक्वल टू, देखिए RT है ना, ρT इक्वल टू क्या बन जाएगा, ρ0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T। तो बस आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन में सिंपल रिप्लेसमेंट लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी फर्दर डेरिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। इसको डिफ़ाइन करने के डिफरेंट वे हो सकते हैं। एक डेफिनेशन तो वही आप लिख लीजिएगा ना, इसकी भी जो उसमें आप लोगों को लिखवाई थी वो पहले रिवाइज करवाता हूँ। आप बोलोगे इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर ओहम मीटर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी और पर केल्विन या पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। वो जो पुरानी डेफिनेशन थी ना उसमें बस रेजिस्टेंस की बजाय वर्ड क्या लिखते हैं, रेजिस्टिविटी, और जहाँ पर वर्ड लिखा था ना पर ओहम ओरिजिनल रेजिस्टेंस, वहाँ पर आप लोग लिख देंगे पर ओहम की बजाय पर ओहम मीटर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, और आगे वही बात आपकी पर केल्विन या पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये डेफिनेशन इसने बुक में नहीं लिखी। आप चाहें तो पिछली डेफिनेशन को जिस तरह मैंने बताया है मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। दो चेंजेस बताएंगे, रेजिस्टेंस की बजाय वर्ड रेजिस्टिविटी, और जब पर ओहम वर्ड बोला था वहाँ पर ओहम मीटर चेंज करना है तो नई डेफिनेशन बन जाएगी। इसकी कोड डेफिनेशन इसने लिखी वो उस पर बात करते हैं। अब बच्चों ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ऊपर लिखा हुआ है चेंज इन रेजिस्टिविटी और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। इस चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं, इस सारी चीज़ को जिसको इनसर्कल किया हुआ है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। तो इस सारी चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी है।
तो बाकी क्या बच गया है, ये T जो टेम्परेचर है ये हम यूजुअली केल्विन में लेते हैं, तो हम इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को फिर कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ, ज़रा सुन लें एक दफ़ा दोबारा। इस सारी चीज़ को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टिविटी, और पर क्या बच जाएगा, केल्विन कह देंगे। तो फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टिविटी ये सारा हो गया, और पर केल्विन इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसकी अब मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। तो बच्चों मैंने लिख दी है फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन, फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है ना, उसकी डेफिनेशन भी आप इस तरह लिख लीजिएगा। उसमें देखें ना, ये सारी चीज़ क्या बनेगी, फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टेंस, ये फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टिविटी है तो वो क्या बनेगी, फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टेंस और पर केल्विन। तो इसकी ये जो डेफिनेशन है ना, फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, ये असल में एमसीक्यू में आ रही होती है। तो अगर कभी आ जाए ना फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, इस कारण हम बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब बच्चों अगर आप इसकी यूनिट बनाना चाहते हैं, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की अगर आप यूनिट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से ज़रा देखें, आप इसमें वैल्यूज पुट करें। रो टी माइनस रो नॉट की यूनिट रेजिस्टिविटी है, इसकी यूनिट ओम मीटर होगी, इसकी यूनिट ओम मीटर बनी। रो नॉट की यूनिट भी आपका क्या बनेगी, ओम मीटर, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन। ठीक है, ओम ओम से कैंसिल, मीटर मीटर से कैंसिल, तो इसकी यूनिट भी आपका क्या बनेगी, K - 1 यानी केल्विन इनवर्स। तो इसकी यूनिट भी केल्विन इनवर्स ही होगी। जिस तरह भी हम लोगों ने बच्चों बात की है ना, जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है। इस तरह आप लोगों ने याद रखना है, जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी पॉजिटिव होता है। तो मेटेलिक कंडक्टर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जिस तरह उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब उसने नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को समझाने के लिए यहाँ पर ग्रेफाइट की बात की हुई है, तो हम थोड़ी सी बात ग्रेफाइट के बारे में करेंगे। जो ग्रेफाइट है ना बच्चों, ग्रेफाइट बेसिकली आप सबको याद है फॉर्म ऑफ कार्बन ही होती है। ग्रेफाइट जो है वो बेसिकली फॉर्म ऑफ कार्बन ही है। अगर मैं आपको फोर्थ एक ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करूँ, उसमें सबसे पहले कार्बन आता है, उसके बाद उसमें सिलिकॉन आता है, उसके बाद उसमें जर्मेनियम आता है। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं ये तो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, और कार्बन भी फोर्थ ग्रुप का ही मेंबर है। लेकिन कार्बन की ये वाली जो फॉर्म ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट का बिहेवियर सम हो मैच करता है सिलिकॉन और किसके साथ, जर्मेनियम के साथ। बाकी जो कार्बन की फॉर्म्स हैं, जिस तरह डायमंड है, बकी बाल्स हैं, उनका बिहेवियर सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता। इसका बिहेवियर कुछ हद तक जो है वो ग्रेफाइट का बिहेवियर सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ मैच कर जाता है। कैसे मैच करता है, वो कहते हैं जब हम ग्रेफाइट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे ना, ग्रेफाइट का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दे आर शेकन लूज, वर्ड उसने बुक में यूज़ किया हुआ है। जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ करेगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ करेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होने लग जाएंगे। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके फ्री होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस मटेरियल में टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से चार्ज कैरियर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बहुत डिटेल से बात की थी कि अगर टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से चार्ज कैरियर इंक्रीज़ हो रहे हों, ये वाली प्रॉपर्टी तो किसकी होती है, सेमीकंडक्टर्स की होती है। और अगर ये प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर्स की है और ये प्रॉपर्टी अब कौन शो कर रहा है, ग्रेफाइट भी शो कर रहा है, तो ग्रेफाइट में भी टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का आपस में फिर कौन सा होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। बस ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि उसने इस टॉपिक में ग्रेफाइट को थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। तो मैंने इसकी हिस्ट्री आपको बता दी है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो भी ग्रुप 4 के मेंबर हैं। कार्बन की एक फॉर्म ग्रेफाइट होती है, तो कार्बन भी जो है वो ग्रुप 4 के मेंबर है। कार्बन की ये वो फॉर्म जो ग्रेफाइट है, इसका बिहेवियर सम हो सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ मैच करता है। और वो ये बुक में कह रहे हैं कि अगर हम ग्रेफाइट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर शेकन लूज, और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हैं जिसके कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होने लग जाते हैं। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से चार्ज कैरियर बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर से इंक्रीज़ करने से चार्ज कैरियर बढ़ने के मीनिंग क्या होते हैं वो मैंने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा।
अगर इसका टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है तो टेम्परेचर का और रेजिस्टिविटी का भी ये तो आपस में क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। तो हम कह सकते हैं ग्रेफाइट की जो रेजिस्टिविटी होगी, जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे ग्रेफाइट की रेजिस्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। तो ग्रेफाइट में रो नॉट जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, रो टी से। रो नॉट ग्रेटर होगा रो टी से। और ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, अगर आप इस फार्मूले की तरफ आप जाएं, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का है ना, तो ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट में रो नॉट बड़ा है किससे, रो टी से। अगर रो नॉट बड़ा है रो टी से तो जो ग्रेफाइट होगा उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जस्ट लाइक अदर सेमीकंडक्टर्स। तो ग्रेफाइट का सेमीकंडक्टर भी नेगेटिव होता है, जस्ट लाइक अदर सेमीकंडक्टर्स। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।